दोस्तों, आज की कहानी हिंदुस्तानी लड़के की है। एक लड़का जो सऊदी अरब पैसे कमाने के लिए जाता है, बड़ी शिद्दत और लगन से वो शेख सऊदी के यहाँ काम करता है और खूब पैसा कमाता है। लेकिन जब उसके घर आने का टाइम होता है तो वो एक सऊदी शेख की पत्नी के साथ बलात्कार कर देता है। ऐसा उसके ऊपर आरोप लगा था और वह आरोप स्वीकार भी लेता है और जज के सामने कहता है कि मैंने शेख की पत्नी के साथ बलात्कार किया है और कई बार संबंध बनाए हैं, क्यों ना करूं। जब किसी हिंदुस्तानी लड़के को सऊदी की सेठ की बीवी के साथ संबंध बनाना हो और उसकी पत्नी राजी हो तो क्यों ना बनाएं। एक हिंदुस्तानी लड़के के लिए गर्व की बात है जो सऊदी की शेख की पत्नी के साथ संबंध बनाना हो तो ऐसा वो जज के सामने कहता है। लेकिन किसी हिंदुस्तानी लड़के को जज के सामने ऐसी बात कहना बड़ी हिम्मत की बात होती है। लेकिन दोस्तों, उस कहानी में ऐसा मोड़ आ जाता है, घटना झकझोर कर रख देने वाली है, ऐसी कहानी है। आप लोग कहानी में अंत तक बने रहें। उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है ताकि हमारा हौसला बना रहे। ये कहानी राजस्थान के अजमेर के पास एक छोटे से गांव से शुरू होती है। शमशाद नाम का लड़का अपने गांव में बहुत ही होनहार लड़का था, लेकिन बहुत गरीब था। वो यहाँ किसी तरह से अपना जीवन यापन मजदूरी करके जीवन यापन कर रहा था। और उसका एक ही सपना था कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। लेकिन उससे पहले गांव में ही जब था, उनके दो भाई बहन थे, सभी की शादी ब्याह हो जाता है। वो अपने घर में अपनी बीवी के साथ रहता था, लेकिन रोज लड़ाई होती थी। उस लड़ाई का मकसद था कि उसकी पत्नी उससे संतुष्ट नहीं हो पाती थी। उसकी पत्नी का कहना था कि ये नामर्द है। उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जब जज के सामने ये फैसला पहुंचता है तो मालूम चलता है कि ये नामर्द है और औरत चाहे हवेली में रहे या कुटिया में रहे, लेकिन वो एक नामर्द औरत पति के साथ जो है नहीं रह सकती है। कोई भी कली बिना पति के फूल नहीं बन सकती है, इसलिए वो नामर्द पति के साथ कैसे रह सकती है। औरतों का गहना उसका पति होता है, उसकी ज़रूरत उसकी पति होता है। अगर उसके पास वो है ही नहीं तो वो किस उद्देश्य से अपने पति के साथ रहेगी। उसके बाद उसका तलाक हो जाता है। जब तलाक हो जाता है तो वो सोचता है कि अब गांव रहने लायक नहीं है, लोग ताने मारेंगे और बुरी भली नज़रों से देखेंगे। वो तुरंत तैयारी बनाता है, अपने दोस्त से कहता है कि मुझे भी सऊदी बुला लो, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। शायद 2-4-5 साल जब बाहर चला जाऊँगी तो लोग भूल जाएंगे, नहीं यहाँ ताने ही मारेंगे। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे पासपोर्ट वीज़ा की व्यवस्था करता हूँ, तुम वहाँ तैयारी कीजिए, 1 महीने के अंदर मैं बुलवा लेता हूँ तुमको। यहाँ वो तैयारी करने लगता है। उसके बाद जो है एक फ़कीर बाबा के यहाँ जाता है। उसके बाद वो अपनी सारी दास्तान बताता है कि मैं नामर्द हूँ, ऐसी ऐसी हालत है, मेरी सगाई, मेरी रिश्ता टूट गया है, तलाक हो गया है, तो मुझे दवा की ज़रूरत है। वो फ़कीर, वो बाबा उसको जो है 1 महीने की दवा देता है। उसके बाद बोलता है कि आप जो है फिर अगले महीने चेकअप करा लेना, अगर दवा की ज़रूरत होगी तो मैं दूंगा,
नहीं तो एक ही महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो फकीर दवा देता है उसके बाद जो है वो दवा खाता रहता है, लेकिन उधर पासपोर्ट उसका वीज़ा रेडी हो जाता है और वो उसी बीच सऊदी चला जाता है। सऊदी जाने के बाद जो है वो वहाँ बड़ी लगन से, बड़ी शिद्दत से वहाँ काम करने लगता है। जब वहाँ वो काम करने लगता है, काम करते वक्त जो है सेठ उसको जब महीने में पगार देता था, लेकिन उसके पास जो है यहाँ बैंक खाता नहीं था, तो वो कैसे भेजे? पत्नी भी नहीं थी, सब भाई बहन अलग थे, तो पैसा भेजे तो भेजे किस में भेजे? वो अपने सेठ को ही अपने पैसा दे रहा था कि सेठ जी आप रख लीजिए, जब मैं घर जाऊंगा तब मुझे पैसे दे देना, मुझे पैसे सख्त ज़रूरत है, मैं वहाँ जाऊंगा, एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा और शादी ब्याह करूंगा और ऐसा आराम से वहाँ रहूंगा। यही सोचकर वो सेठ के पास अपना पैसा देते जाता है और सेठ उसको जो है एक अपने कोठी के बाहर दूर जो है एक कमरा दे देता है और वहाँ उसको बकरी चराने का और भैंस ऊँट चराने का जो है काम मिल जाता है, उसको बेचने का, ले जाने का काम मिल जाता है। और जब से ये जाता है उस सेठ को बड़ा ही मुनाफा होता है, खरीदारी में, बेचने में, खरीदने में बड़ा ही इन्वेस्ट जो है किया हुआ पैसा उसका बहुत ही मुनाफा होता है। तो वो मुनाफे से भी 2% उसको एक्स्ट्रा देने लगता है खुशी के मारे। और इधर पैसा और सेठ के पास ही सब जमा हो रहा था। जब 3-4 साल बीत जाते हैं तब जो है सेठ, ये आदमी जो है पैसे अपने सेठ से मांगने लगता है, सऊदी के सेठ से पैसे मांगने लगता है। तो जो सऊदी अरबिया रहता है, जब उसका हिसाब किताब जोड़ता है तो उसका कम से कम जो है 10-15-20 लाख रुपए निकलता है, क्योंकि वो 2% इन्वेस्ट का जो जिसमें मुनाफा हो रहा था उसका भी जोड़ता है तो 15-20 लाख रुपए निकलता है। जब पैसा ज़्यादा निकलने लगता है तो उसका दिमाग जो है घूम जाता है और वो पैसा देने में आनाकानी करने लगता है, बोलता अभी दे दूंगा, 2 महीने बाद दे दूंगा, 3 महीने बाद दे दूंगा। ऐसा होते करते 6 महीने बीत जाता है और वो पैसा नहीं देता है। अब जो है इसको परेशानी होने लगती है, ये सोचता कि पैसा मेरा डूब जाएगा और बार बार रिक्वेस्ट करता, कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसका वीज़ा सऊदी के पास है, अरबिया के पास रखा हुआ है, बिना वीज़ा को वो आ भी नहीं सकता है। जब उसे ऐसा लगता है कि अब जो है मैं नहीं जा पाऊंगा, फिर जो है सेठ उसको अपने जाल में फंसाना चाहता है और वो उसको ऑफर देता है कि देखिए तुम मेरे बहुत खास दोस्तों में से एक हो, मजदूरों में से एक हो, जो तुमने मुझे बहुत मुनाफा दिलाया है, मेरे जो है जो मैं रोजगार करता हूँ, धंधा करता हूँ, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसके लिए तुम मेरे जो कोठी के बगल में एक रूम है वहाँ रहिए और यहाँ छोड़ दीजिए, वहाँ रहिए, वहाँ भी आपको थोड़ा सा घर की देखभाल भी करनी होगी। और उसको घर बुला ले जाता है। जब घर बुला ले जाता है तो वो देखता है घर की जो है दीवारें, बगीचे, बढ़िया जो है संगमरमर सी दीवारें लगी हुई, चमचमाती बिल्डिंग है, दरवाजे की लान लंबे चौड़े है। देखकर दंग रह जाता है कि पहली बार हवेली में जा रहा था। बहुत ही सुंदर हवेली थी। उसके बाद जो है वहाँ रहने लगता है। तो एक दिन जो है वो सऊदी का अरबिया जो है सेठ रहता है, वो एक चाल चलता है, कुछ अपने दोस्तों को जो है बुलाता है और एक चाल चलता है। चाल चलने के बाद जो है रात के जो है 8 बजे का समय होता है, 9 बजे का, और 2-3 लोग आते हैं, उसे मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो समझ नहीं पाता कि मुझे क्यों मार रहे हो। वो बार बार कहता साहब मेरी गलती क्या है, मेरा दोष क्या है, आप मुझे क्यों मार रहे हो, कारण क्या है मेरा, मैंने गलत काम क्या किया है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है। वो बोलता है कि तुमने शेख साहब की पत्नी का जो है हाथ पकड़ा था, उसका गाल चूमा था, उसके गलत इंजाम के से उसे अपने आगोश में भर लिया था, तुमने उसके साथ जो है बलात्कार करने जा रहे थे, ऐसा तुमने किया था अपने सेठ के साथ, सेठ की पत्नी के साथ। वो अचंभव में पड़ जाता है कि मैंने ऐसा किया ही नहीं है, मुझे लगता है पैसा देने में सेठ आनाकानी कर रहा है, उसी का सब रचा रचाया खेल है। फिर जो वो मजदूर होता है वो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि वहाँ कुछ कर भी नहीं सकता है।
और उसके बाद सुबह उसके नाम FIR हो जाती है। जब FIR हो जाती है तो वो जेल चला जाता है। जब जेल चला जाता है उसके ऊपर मुकदमा चालू हो जाता है। सेठ की जो वो अरबिया की जो पत्नी रहती है, बेगम जो उसकी रहती है, वो जज के सामने कहती है कि इन्होंने जो है मुझे सामान देने आया था, सामान दे के जब वापस जा रहा था तो मेरे हाथ पकड़ लिया था, मेरे गालों को चूम लिया था और मुझे गलत नज़रों से अपनी आगोश में भर लिया था, मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लेकिन उसका शरीर पूरा पीला पड़ गया था। ऐसा लगता था कि वो किसी के दबाव बस बयान दे रही है। वो लड़की बड़ी नेक दिल थी और बहुत सज्जन थी, लेकिन अपने पति के दबाव में ऐसा सब कुछ बयान दे रही थी। वो भी कुछ कर नहीं सकती क्योंकि उसका पति उसको पैसा देना नहीं चाहता था और इल्ज़ाम देकर इसको जेल भिजवाना चाहता था ताकि उसे पैसा ना देना पड़े। ठीक है, जज साहब इनका सब जो है जब बयान सुनने के बाद जो है उस दिन फैसला नहीं सुनाते हैं, बोले अगले दिन फैसला होगा। अगली तारीख दे दी जाती है और ये दोनों पति पत्नी जो है अरब के जो है सेठ जो है, ये दोनों घर चले आते हैं और उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल की जब बैरक में जाता है तो वहाँ एक और कैदी रहता है, पहले से मौजूद रहता है। उस कैदी से जब वो कैदी इससे पूछता है कि भाई साहब किस गुनाह में आप अंदर आए हैं, क्या दोष है, तुमने क्या किया है? तो वो बताता है, सारी हकीकत सारे दास्तान बताता है कि भाई साहब मैं यहाँ कमाने के उद्देश्य से आया हूँ और मेरा कोई खाता नहीं था, इसलिए मैं सारा पैसा अपने सेठ सऊदी के यहाँ जो है सेठ के यहाँ पैसा जमा करता था कि जब मैं जाऊँगा तो मुझे पैसा दे देना, मैं चला जाऊँगा। अब 5-6 साल हो गए लमसम मुझे रहते हुए और मैं सोचता हूँ कि अब घर जाऊँगा तो वहाँ बढ़िया घर बनाऊँगा और शादी ब्याह फिर से करूँगा। लेकिन मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग चुका है कि तुमने जो है सेठ की बीवी के साथ बलात्कार करना चाहा, उनके गलत नज़रों से देखा है, उनका हाथ पकड़ा है, ऐसा उसका बीवी का आरोप है, मेरे ऊपर यही केस लगा हुआ है। तो वो बोलता क्या तुमने किया, सच में किया है? तो बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये इल्ज़ाम मुझ पर लगा है। तो वो बोलता है कि जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ आप जो है जज के सामने वैसे ही जाकर कहना, उसके बाद शायद आप बच जाओ, वरना इसका अंजाम तो बहुत बुरा होता है जो आपने किया है या नहीं किया है, जो इल्ज़ाम लगा है आपके ऊपर। इस इल्ज़ाम में आपको पत्थरों से मार मार कर तब तक मारेंगे बीच चौराहे पर जब तक आपकी जान नहीं निकल जाएगी। बलात्कार करने का मतलब वहाँ का शरिया कानून है, बहुत कठोर कानून है। अगर आपको ऊपर आरोप लग गया, आरोपी दोषी हो गए हैं, तो आपको पत्थरों से मार दिया जाएगा, जब तक मारेंगे जब तक आपकी जान नहीं निकल जाएगी। अगला दिन जब समय आता है, जज साहब अपने कुर्सी पर बैठते हैं और फिर बयान का सिलसिला शुरू होता है। आखिरी बार इससे फिर ख्वाहिश पूछी जाती है कि ये आखिरी फैसला है, अगर आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। तो मजदूर जो रहता है वो कहता है जी मैं जो है इस सऊदी शेख के पत्नी के साथ बलात्कार किया हूँ, और क्यों ना करूँ जब एक हिंदुस्तानी लड़के को एक सऊदी की पत्नी का साथ मिल जाए। मैंने एक बार नहीं कई बार इसके साथ बलात्कार किया हूँ, जब ये राजी थी तो मैं क्यों ना करूँ। आखिर एक हिंदुस्तानी लड़के के लिए ये गर्व की बात है और मैं हंसते हंसते सूली पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कोई गम नहीं। अगर आप फांसी भी सुना देंगे तो मुझे कोई गम नहीं है। जब इतना कहता है तो जज साहब आग बबूला हो जाता है कि देखिए कैसे कितनी जुर्रत भरी नज़रों से ये कह रहा है, जुर्म कबूल कर रहा है। लेकिन उधर वो सऊदी शेख रहता है, वो भी आग बबूला हो जाता है, कितना बड़ा कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है, हमने तो थोड़ा लगाया था लेकिन ये खुलकर हमारी बेइज्जती कर रहा है। लेकिन उधर उसकी पत्नी बहुत नेक दिल थी और वो टूट चुकी थी कुछ भी कहने से पहले, लेकिन वो तुरंत जो है गिड़गिड़ाने लगती है, नहीं ऐसा इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ये सब झूठ है, ये सब गलत है, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, ये जो बता रहा है ये सब झूठ है। तब वो भारतीय मजदूर बोलता है, हिंदुस्तानी लड़का बोलता है कि क्या तुम जो आरोप लगा रही हो क्या वो सच है? जज के सामने वो हिंदुस्तानी लड़का उस औरत से, शेख की औरत से पूछता क्या जब तुम आरोप लगा रहे हो क्या वो सच है? तो वो औरत बोलती है नहीं ये भी झूठ है,
जो आरोप मैं लगा रहा हूँ ये भी झूठा है, लेकिन मेरा आदमी इस भारतीय मजदूर का पैसे देने में आनाकानी कर रहा है और उसी कारण ये दोष आरोप लगा रहा है। ये झूठ है, ये गलत है, ये निर्दोष है। इसे इसमें कोई दोष नहीं है। इसने मेरे साथ कोई गलत काम नहीं किया है, न छेड़खानी किया है। सिर्फ इसका पैसा ज़्यादा हो गया इसलिए ये देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। यह सुनकर जज ने उस भारतीय लड़के का पीठ थपथपाया है कि आज अपने बचाव में तुमने जो ट्रिक लगाया है, अगर शायद ये नहीं लगाया होता तो आज मैं एक बेगुनाह को फांसी दे देता। आपने बहुत अच्छा दांव लगाया है, जिससे आप निर्दोष साबित हो गए और वो अपने आप सच कबूल कर लिया है। इसके लिए मैं आपको बाइज्जत बरी करता हूँ और पूरा इन्वेस्ट के साथ उसका जितना पैसा बनता है उसको उस सऊदी से दिलवाता है और उसकी पत्नी और उस सऊदी शेख को 5 साल की सजा सुनाई जाती है और उस लड़के को, भारतीय लड़के को पूरे पैसे के साथ जो है उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और उसका जो है पासपोर्ट वीज़ा दिलवाया जाता है और उसको उसके देश भेज दिया जाता है। साथियों, जब ऊपर वाला आपका साथ देता है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कहते हैं जाको राके साइयां मार सके ना कोई। जब तक ऊपर वाले का आपके ऊपर हाथ रहेगा तब तक आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ऊपर वाले के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। शायद उस भारतीय लड़के को जो सलाह उस कैदी ने दिया था वो काम कर गया, वरना आज एक बेगुनाह को, भारतीय लड़के को सजा हो जाती। बेगुनाह आज अपनी हाथों से जान दे देता। साथियों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली है? कौन गलत था, कौन सही था? आप एक कमेंट जरूर लिखिएगा। इस कहानी के माध्यम से हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना हमारा मकसद है। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। फिर अगली कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।